तो आज भी मैं समझता हूँ कि सरकार जिस तरीके से कर सकती थी वो करने में पूरी तरीके से असफल रही है। हरियाणा के अंदर बता रहे हैं कि करीबन हर रोज 2400-2500 लोगों का टेस्ट हो रहा है और कल ही हम आंकड़े देख रहे थे कि 500 से 600 के बीच में एक ही दिन में पॉजिटिव केस आए। 31 मई को जो आंकड़ा 1.76 1.7% जो टेस्टिंग हो रही थी वो निकल के आ रहा था, और आज 20 दिन के अंदर वो अगर 25% के आसपास औसतन पहुंच जाता है तो ये बहुत चिंता का विषय है। और सरकार राहत देने की बजाय हर वर्ग को कैसे और दबाए उस पर सरकार का ध्यान है। 12 दिन के अंदर, पिछले 12 दिन को हम देखें तो पेट्रोल की कीमतों में 6.53 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है, महंगा हुआ है। और अगर डीजल की बात करें तो 7.04 प्रति लीटर ये महंगा हुआ है। राहत देने की जरूरत थी और उससे मैं समझता हूँ कि पूरी अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती। हम देख रहे हैं कल रिलायंस के वो आए हैं, वो कर्ज मुक्त होगी कंपनी, बाहर से और कहाँ से उनको इन्वेस्टमेंट मिली। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो सब लोग ये मुनाफा जो आम जनता को, उपभोक्ता को राहत के लिए देना चाहिए था वो उनको ना दे करके, और जो महापूंजीपति हैं उनको इसका सीधा सीधा लाभ पहुंचा है। साथ साथ हरियाणा से जिस तरीके की खबरें आ रही हैं, क्योंकि पेमेंट तो अभी तक भी बहुत लोगों तक नहीं पहुंची है, जो किसान भाई हमारे हैं इतने दिन के बाद भी, लेकिन जो राजस्व का सरकार को लॉस हुआ, अगर तरीके से उस चीज को हैंडल करते, अभी करीबन बता रहे हैं कि 1200 से लेकर के 1350 करोड़ के आसपास राजस्व का नुकसान जो है वो हुआ है, क्योंकि जो हरियाणा की मंडियों में गेहूं आना चाहिए था, दूसरी फसलें आनी चाहिए थी, वो दूसरे प्रदेशों में गई। सरकार ने कभी किसान को परेशान करने के लिए वो फर्द मांग ली, कभी कुछ कर दिया, कभी नाके लगा दिए। बहुत से लोग उनकी मंडी आड़त यहाँ पर है लेकिन वो होते दूसरी जगह है, कहीं आधार कार्ड मांग लिया गया। तो ये जो है व्यवहारिक कई चीजें निकल कर के आई, उसकी वजह से जहाँ किसान, आड़ती, छोटा व्यापारी परेशान हुआ, वहीं उसके साथ साथ सरकार को भी लॉस हुआ। हालांकि सरकार ये मानेगी नहीं कि हमारी इसकी वजह से कितने करोड़ का नुकसान सरकारी खजाने को हुआ है। इन परिस्थितियों में हमने पहले भी कहा कि सरकार को जब आम लोगों से चर्चा करते हैं, उनसे पूछते हैं क्या राहत मिली, कितना पैसा आया, तो अभी भी लोग इंतजार में हैं। वो 20 लाख करोड़ का जो पैकेज था कि उनमें से हमारे हिस्से में क्या है। हमारी माताएं बहनें, हमारे जो बुजुर्ग हैं, उनकी पेंशन अभी रोकी हुई है, जो टीए डीए और बहुत सी चीजें मिलती थी वो बंद कर दिए गए हैं। कर्मचारियों को, उसका करोड़ों कर्मचारियों को प्रतिकूल असर उसके ऊपर पड़ेगा। और ऐसे संकट में सरकार राहत देने के बजाय, जैसा मैंने कहा, अलग अलग उसको लोगों की नौकरी छीनने का काम कर रही है। पीटीआई सब जगह पूरे हरियाणा के अंदर धरने प्रदर्शन कर रहे हैं और दूसरे भी साथी। सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद कई जगह डॉक्टरों की सैलरी मिल रही है, जो लोग चिकित्सा सेवाएं दे रहे हैं उन्हीं की सैलरी कई महीने से नहीं मिली और जान जोखिम में है उनकी। तो
ऐसा प्रतीत होता है लोगों से जब बात करते हैं कि सरकार अभी डिनाइल मोड में है, चाहे वो कहीं की भी सरकार हो, लेकिन सच्चाई ये लगती है कि जो कम्युनिटी स्प्रेड है वो हो चुका है। नहीं तो इतने केस ना आए दिल्ली के अंदर, तो वहाँ के स्वास्थ्य मंत्री चपेट में आ गए हैं, तो प्रार्थना यही करेंगे कि जल्दी वो स्वस्थ हो। लेकिन हालात जो है बहुत चिंताजनक है और महामारी जो है विकराल रूप धारण करने वाली। बॉम्बे से लेकर के दिल्ली और जो लोग वहाँ से आ रहे हैं, टेस्टिंग होनी चाहिए और सारी चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन मैं समझता हूँ कि साथ साथ हम, क्योंकि एनसीआर के साथ हरियाणा का बहुत गहरा संबंध है, एक दूसरे के ऊपर हम डिपेंडेंट हैं, तो कुछ ना कुछ ऐसा बनाना चाहिए कि जिसके माध्यम से जो काम है, व्यापार है, लोगों की नौकरी पेशा है, वो भी प्रभावित ना हो और इसको हम और बेहतर तरीके से डील कर सकें। आपने कहा भाई साहब कि सेंट्रल गवर्नमेंट और प्रदेश जो गवर्नमेंट है स्टेट की, तो कोरोना को रोकने में नाकाम साबित हुई, उसके बावजूद वर्चुअल रैली हुई, क्या कहें? देखिए, वर्चुअल रैली अभी समय नहीं था कि इन चीज़ों के, सबसे पहले काम अच्छा करेंगे तो अपने आप ही वोट मिल जाएंगी, ये रैलियाँ और ये। अब तो कोरोना से जितना संबंधित मामला है वो वर्चुअल हो तो ज़्यादा अच्छा है। और मुझे नहीं लगता राजनीति अब तो देश के बारे में सोचे, समाज के बारे में सोचे, लोगों की भलाई किस तरीके से हो सकती है, ये सभी सरकारों की प्राथमिकता होनी चाहिए। और राजनीति को अभी मैं समझता हूँ कि जब तक ये सारा मामला सेटल ना हो जाए तब तक राजनीति की ज़्यादा चर्चा लोगों को नहीं करनी चाहिए। हालांकि जो संकट का समय है, अब जैसे चीन की तरफ से मामला हुआ या नेपाल की तरफ से हो गया, इसमें भी पूरा देश ही कल ऑल पार्टी मीटिंग थी, पूरे सभी दलों ने कहा कि हम सरकार के साथ खड़े हैं मजबूती से, लेकिन सरकार भी अंधेरे में ना रखे। वहाँ भी सरकार डिनाइल मोड में बहुत चीज़ों को लेकर, तो राजनीति का समय है भी नहीं। अगर देश बचेगा, हमारा अर्थव्यवस्था बचेगी, तो फिर राजनीति होती रहेगी। सर, जिस तरीके से कोरोना महामारी फैली हुई है, एक तरफ सरकार सभी नियमों का पालन करने के लिए कहती है, दूसरी तरफ सरकार के नुमाइंदे ही नियमों को तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। सिलसिला में भी इसके काफी एग्जाम्पल दिखे हैं हमें, तो इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? रूल तो, अगर कोई भी कानून है, रूल है बनाया जाता है, उसको सभी को पालन करना चाहिए। सरकार की भी जिम्मेदारी उसको सख्ती से पालन करना है, क्योंकि अगर वो नहीं होगा तो फिर उसका फायदा क्या है। और जो लोग तोड़ रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई होगी। गठबंधन सरकार प्रदेश की कैसा लग रहा है, कैसे काम कर पाएगी, क्या सफलता रहेगी? बंधन है या बंधन मुक्त हो चुके हैं या क्या है, ये तो समय बताएगा। लेकिन अभी तक का जो अक्टूबर नवंबर में सरकार बनी थी और उस समय से लेके आज तक देखें, तो कोई सरकार का जिस तरीके का रोल होता है, लोगों की मदद करना, राहत देना, कल्याणकारी योजनाएं लागू करना, वो तो कहीं है ही नहीं मामला। सरकार ने तो ये वो बना रखा है कैसे नोच लें जनता को, व्यापारी को, किसान को, इनकी नोचने का काम करते हैं। दरबख्शी हो गई सरकार। नई जोड़ी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया विधानसभा का। बात करें भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा की, क्या लगता है कि कांग्रेस के सामने एक गुटबाजी की समस्या थी, क्या सोल्व कर पाएंगे इनको? डीएनए के अंदर जो चीज होती है, डीएनए तो कभी बदल ही नहीं सकता। वो तो सारी चीजें आप देख ही रहे हो। हाँ, राज्यसभा जिनकी बनती थी, राज्यसभा छीन ली, कोई बोलने वाला नहीं है। और विपक्ष जो है सरकार के साथ मिलकर काम कर रही है। एक तो होता है विपक्ष अपनी विपक्ष की भूमिका में, एक विपक्ष सरेंडर कर जाए, ये विपक्ष सरेंडर्ड विपक्ष है। और इसीलिए जो है, अगर आप
देखें उदाहरण, गुजरात में कल राज्यसभा का चुनाव हुआ, भाजपा ने तोड़ फोड़ करी, वहाँ एक कांग्रेस को मिली, 3 भाजपा को मिली। राजस्थान में उन्होंने कोशिश करी, वो कामयाब नहीं हो पाए। लेकिन 124 होते हुए भी 76 वालों ने कोशिश करी कि उनके 2 सांसद जीते राज्यसभा में, क्योंकि राज्यसभा के लिए भारतीय जनता पार्टी आज भी डेस्परेट है, कुछ भी कर देंगे ऐसा मामला है। राज्यसभा के लिए मोदी शाह कुछ भी करेगा, पैसा धेला, सरकार तोड़ना फोड़ना। वहाँ मणिपुर में भी हुआ, हालांकि कांग्रेस जब बारी आती है तो वो कहे कि भाई हम करें तो चमत्कार, दूसरे करें तो फिर कुछ और। तो कांग्रेस अपना तो मानेगी नहीं इस बात को, लेकिन चोर चोर सारे मुसेरे भाई हैं। जो मैं बात कहना चाह रहा हूँ कि जहाँ 2 MLA तोड़ने से एक राज्यसभा को और ले सकते थे, वहां ये साठगांठ का ही नतीजा है कि हरियाणा के अंदर अनअपोज्ड इलेक्शन हुआ। और यही मैं तो हमेशा कहता हूँ, हमने कहानी छोड़ी भी इसलिए कि जो साठगांठ और सरेंडर्ड होकर के जो राजनीति हो रही है, ये ना प्रदेश के हित में है, ना लोकतंत्र के हित में। और इसलिए जो है आने वाले समय में प्रदेश की राजनीति, देश की राजनीति विकल्प चाहती है, और विकल्प सब अच्छे लोगों को मिलकर के देना चाहिए। क्या विकल्प होगा? कल तो सब साथियों से बातचीत चल रही है हमारी, जनता के बीच में हम जा रहे हैं, और जनता का यही है कि आप लोग आगे बढ़ो और हम मजबूती से, क्योंकि पहले भी संघर्ष आपने किया था, आज भी उम्मीद आपसे, सरेंडर्ड लोगों से क्या उम्मीद। तो इसलिए लोग चाहते हैं, और उसके लिए हम अपनी रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। अब तो ये जैसा मैंने कहा कि कोविड-19 का समय है, महामारी का समय है, इसमें राजनीति का वो नहीं, लेकिन जो सेवा भाव के साथ हम वो कर सकते हैं वो करते रहे। और जब समय आएगा तो हरियाणा में विकल्प जो है वो हम सब लोग मिल करके देंगे, और हर जगह जहाँ राजनीतिक उपस्थिति दर्ज करवाने की बात होगी, चाहे वो बड़ौदा का चुनाव हो, चाहे और कई मामला, तो मजबूत जो है उपस्थिति वो हम लोग दर्ज कर रहे हैं। बड़ौदा तो चुनाव में आप लड़े होंगे। झंडा और डंडा क्या अशोक तंवर के लिए नया होगा या पुराना कोई ढूंढेगा? पुराने ऐसा किसी झंडे में और डंडे में वो है ही नहीं मामला कि हम किसी को पकड़े। दागी झंडे, दागी डंडे, किसी पे खून लगा है, किसी पे कुछ है, किसी पे भ्रष्टाचार का आरोप है। तो मैं समझता हूँ कि विकल्प तो नया ही हो जब भी हो। दुष्यंत के साथ आपकी दोस्ती है क्या? कुछ नहीं, अपने तो दोस्ती सभी से, सारे दोस्त मित्र जो भी है वो सब मिलते जुलते रहते हैं, सबसे दोस्ती। अपने तो किसी से वही नहीं। अब कोई घर बैठे अपने आप को मेरा दुश्मन मान ले तो उसका तो मैं क्या कर सकता हूँ, उसका इलाज तो कोरोना ही कर सकता है। सुनने में आया सर आपको इनेलो में लाने की प्रयास किया जा रहा है। नहीं, वो सब प्रयास तो कोई भी कहीं भी कर सकता है, प्रयास कोई भी लगा सकता है, लेकिन कोई इस तरह की कोई बात उनके प्रदेशाध्यक्ष मिले थे आपको? नहीं। मैं तो कह ही रहा हूँ ना, मेरे से तो सारी पार्टियां मिलती है, आज भी मिल रही है, आगे भी मिलेगी, और सबको अच्छे मजदूर की तलाश होती है जो संघर्ष कर सके, विधानसभाओं का घेराव कर सके, सड़कों पे पैदल चल सके, साइकिल चला सके, मजदूरी कर सके। तो ऐसे साथी के लिए तो सबकी वो होती है, लेकिन समय पे जो है धोखा देना, ये इस भारतवर्ष के जो राजनीतिक दल है उनके डीएनए और कैरेक्टर में आ चुका है कि वो धोखा देते ही देते हैं। जनता को भी धोखा देते हैं, अपने कार्यकर्ताओं को भी देते हैं, और जो उनके लिए मर मिटने के लिए तैयार हो उनको भी देते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एक नए विकल्प की तरह है जो इन सारी बीमारियों को दूर करे और एक नया रास्ता वो दिखाने का काम करे। उसके लिए हम पूरा एक्सप्लोर जो है वो पूरे देश में भी अच्छे सहयोगियों को करेंगे और हरियाणा में अपना विकल्प तैयार करेंगे। क्या ऐसी कोई चर्चा है कि अशोक तंवर की कांग्रेस, बीजेपी, इनेलो, जसपा के नेताओं से भी कोई बातचीत चल रही है? नहीं, मेरी कोई नहीं। लोग करते हैं बातचीत, मेरी किसी से बातचीत नहीं। मैं तो अपना ये जो समय है इसमें
लोगों की किस तरीके से मदद हो और क्या देश की दिशा हो, क्या हम लोगों को मिल करके करना चाहिए, उन चीज़ों पे हमारा ध्यान है। राजनीति मैं समझता हूँ कि अभी थोड़ा ये जो चल रहा है इसको साइड में करने की जरूरत है। डॉक्टर साहब, पार्टी लाइन से हट करके आपके अभिन्न मित्र राहुल गांधी बार बार जो देश की सरकार पे प्रश्न चिन्ह लगाते हैं और वो बार बार टारगेट पे आते हैं सरकार पे, क्या लगता है कि आपको कि वो सही दिशा में मतलब प्रश्न उठा रहे हैं राष्ट्रहित के लिए या कोई और बात? प्रश्न उठाना तो लोकतांत्रिक जो हमारा परंपरा है, हमारा व्यवस्था है, उसका अभिन्न अंग है। और कई बार सवाल जायज भी होते हैं, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अटैक होता है और कांग्रेस क्योंकि खुद हाशिए पे है, छिन्न भिन्न है, तो वो अच्छे डिसीजंस को भी, अच्छे सवालों को भी डिफेंड नहीं कर पाती और आखिर में वो जो है मामला जो उलट पलटवार होता है वो कांग्रेस पे ही भारी पड़ जाता है। और यही कारण है कि लगातार कांग्रेस जो है वो नीचे की तरफ जा रही है और अभी कोई साइन ऐसा नहीं है। हरियाणा इन्हीं चीज़ों की वजह से खो दिया, मध्य प्रदेश चला गया, राजस्थान का क्या होगा वो तो समय बताएगा। बड़े प्रदेश एक के बाद एक चले गए। अगर आपके मित्र राहुल गांधी आपको कांग्रेस में लाने का प्रयास करते हैं तो किन शर्तों पर वापसी हो सकती है? कोई शर्त, हमारी तो कोई शर्त होती नहीं प्यार में। हमारा तो जो है वो मामला था उस समय, अब तो कोई शर्तों वर्तों का मामला है ही नहीं और ना कोई वापसी का मामला। क्या आपके कांग्रेस छोड़ने के बाद कांग्रेस में रुसवाई का दौर जो है खत्म हो गया या जारी है? किन किन लोगों की रसोई? आपके कांग्रेस के नेताओं की? उनकी आपस में नहीं, वो तो मैंने बताया ना, कांग्रेस में तो डीएनए के अंदर है, लड़ो मरो कटो, अंग्रेज जो फूट डालो राज करो की नीति जो देके गए थे उसका पार्टी के अंदर इस्तेमाल करो। इसलिए ये तो मामला जो है दिशाहीन सा मामला है और इसीलिए मैंने कहा कि जहाँ इस तरह का माहौल हो जाता है वहाँ जो वर्क कल्चर है वो खत्म हो जाती है। वर्क कल्चर खत्म हो गई है। जो लोग हैं जो अच्छा काम करना चाहते हैं कर रहे हैं, जिनकी मंशा जो दूसरी पार्टियों से, भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टियों से सेटिंग नहीं करते हैं, जो विचारधारा की लड़ाई लड़ते हैं, सिद्धांतों पे चलते हैं, उनकी कांग्रेस में कोई जगह नहीं। चाइना अटैक और उसके बाद फिर सरकार के प्रयास कैसे होते हैं? सरकार ने तो अभी तक ये बोला ही नहीं कहीं भी। ये तो एक दो दिन से जो डिबेट हो रहा है तो चीन का नाम उस पर आया है। 2-3 दिन तक तो चीन का नाम ही नहीं आया। क्यों? चीन क्या ताकतवर है इसलिए नहीं बोल रहे हैं? यही पाकिस्तान होता, यही कोई और दूसरा देश होता, छोटा देश तो एकदम रिएक्शन आती है। उनका नाम लेने में भी कि उन्होंने हमारे इतने लोग मार दिए, इतने जख्मी कर दिए, हमारे इतनी जमीन के अंदर आ गए, ये एक्सेप्ट करने में भी सरकार को बहुत जो है मशक्कत करनी पड़ी है। और 3-4 दिन के बाद वो चीन का नाम उन्होंने लिया कि हाँ चीन की तरफ से इस तरह की हरकत थी। जो शहीद हमारे हुए साथी, उनके कंडोलेंस का भी दूसरे दिन कंडोलेंस आया, वो भी जो डिफेंस मिनिस्टर है उनकी तरफ से, और कोई तो प्रधानमंत्री जी तो उस समय भी नहीं बोले। ठीक है जी।